ने तुरंत एक्शन लेते हुए फुल स्पीड में इंजन को रिवर्स चालू कर दिया और जहाज को तेजी से बाईं ओर मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जहाज की रफ्तार इतनी अधिक थी कि इतने कम समय में रिवर्स इंजन चालू करने के बावजूद इसे रोक पाना असंभव था। साथ ही टाइटैनिक इतना बड़ा था कि उसे अचानक मोड़ना भी संभव नहीं था। हालांकि उन्होंने जहाज का रास्ता काफी हद तक मोड़ दिया, लेकिन रात के 11:40 पर टाइटैनिक का आगे का राइट वाला हिस्सा बर्फ की चट्टान से टकरा गया। ये टकराव इतनी जोर से हुआ कि जहाज पर मौजूद सभी यात्रियों को इसने हिलाकर रख दिया। दुर्भाग्यवश टाइटैनिक का डबल बॉटम हाल किसी काम नहीं आया, क्योंकि आइसबर्ग से हुआ इम्पैक्ट जहाज के साइड में हुआ था, जहां सिर्फ एक ही लेयर थी। जब कैप्टन स्मिथ ने जहाज के नुकसान का निरीक्षण किया तो यह पाया गया कि जहाज के 6 कंपार्टमेंट्स बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे और उनमें तेजी से पानी भर रहा था। ये देखकर कैप्टन स्मिथ हैरान रह गए, क्योंकि जहाज केवल 4 कंपार्टमेंट्स के भरने तक ही तैर सकता था, लेकिन 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने का मतलब था कि जिस जहाज को अब तक कभी न डूबने वाला समझा जा रहा था, वह अब डूबने वाला था। टकराव के बाद 20 मिनट बीत चुके थे और रात के 12 बजते ही कैप्टन स्मिथ ने क्रू को निर्देश दिया कि वे तुरंत एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजें, ताकि आसपास मौजूद कोई जहाज उनकी मदद के लिए आ सके। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स बिना देरी किए लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजने लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश आसपास कोई भी जहाज ऐसा नहीं था जो टाइटैनिक के भेजे गए डिस्ट्रेस सिग्नल्स को पकड़ सके। इस बीच 6 कंपार्टमेंट्स पहले ही पानी से भर चुके थे और अब पानी डेक के ऊपर से बहने लगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कैप्टन स्मिथ ने लाइफ बोट्स को समंदर में उतारने का आदेश दिया और सभी लाइफ बोट्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। दुर्भाग्य से उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थीं और प्रत्येक लाइफ बोट की क्षमता सिर्फ 65 लोगों की थी। इन 20 लाइफ बोट्स के जरिए लगभग 1300 लोगों को ही बचाया जा सकता था, जबकि जहाज पर 2000 से ज्यादा लोग सवार थे। जल्दबाजी में शुरू में जो लाइफ बोट्स उतारी जा रही थी, उनमें सिर्फ 27-28 लोगों को ही भेजा जा रहा था, जिससे लाइफ बोट्स को पूरी तरह भरा भी नहीं जा रहा था। प्रोटोकॉल के अनुसार महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट में भेजा जाना था। वहीं जहाज पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो मानते थे कि टाइटैनिक डूब ही नहीं सकता और वे पूरी तरह से निश्चिंत थे। इस दौरान जैक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेज रहे थे और सौभाग्य से उनका एक सिग्नल पास में मौजूद एक जहाज कारपेथिया तक पहुंचता है। रात 12:30 बजे के करीब कारपेथिया से संदेश आता है कि वे टाइटैनिक पर मौजूद लोगों को बचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से कारपेथिया जहाज टाइटैनिक से अभी भी लगभग 107 किलोमीटर दूर था। अपनी पूरी रफ्तार से भी चलते हुए कारपेथिया को टाइटैनिक तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे लगने वाले थे। अब सवाल ये था कि क्या टाइटैनिक इतने समय तक सरवाइव कर पाएगा? जैसे जैसे टाइटैनिक के आगे के हिस्से में पानी भरता जा रहा था, वैसे वैसे जहाज आगे की ओर झुकता जा रहा था और पानी में डूबता जा रहा था। जैसे ही टाइटैनिक का झुकाव बढ़ने लगा, लोगों में हड़कंप मच गया। अब सभी को एहसास हो गया था कि टाइटैनिक डूबने वाला है और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट में जगह पाने की कोशिश करने लगा। फर्स्ट क्लास के यात्रियों को लाइफ बोट में चढ़ाने की प्राथमिकता दी जा रही थी। 1:50 पर जब आखिरी लाइफ बोट को जहाज से उतारा गया, तब भी 1500 से अधिक लोग जहाज पर बचे थे। चारों ओर खौफ का माहौल था। जो लोग तैरना जानते थे वे समुद्र में कूद रहे थे, लेकिन समुद्र की बेरहमी भी कम नहीं थी। उस समय समुद्र का पानी -2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा था। इतने ठंडे पानी में कोई भी व्यक्ति 15 से 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। कुछ लोगों ने तो मौत को स्वीकार कर लिया था और मौत को गले लगाने के लिए तैयार थे। वहीं जहाज के क्रू मेंबर्स अब भी किसी चमत्कार की उम्मीद में लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेज रहे थे। वे आसमान में फ्लेयर्स भी चला रहे थे, ताकि आसपास कोई जहाज उनके संकेतों को देख सके और उन्हें बचाने आ सके, लेकिन कोई भी जहाज उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। इस बीच टाइटैनिक में पानी तेजी से भरने लगा और जहाज तेजी से डूबने लगा। जहाज का आगे का हिस्सा पूरी तरह से पानी में समा चुका था और पिछला हिस्सा पानी के ऊपर उठने लगा। आखिरकार कप्तान स्मिथ ने अपने क्रू को भी अपनी जान बचाने के लिए कहा, लेकिन जैक फिलिप्स अपनी जान की परवाह किए बिना आखिरी सेकंड तक डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजने में लगे रहे। जब तक जहाज पर इलेक्ट्रिसिटी थी, तब तक जैक फिलिप्स लगातार उनकी मदद करने आ रही इकलौती शिप कारपेथिया से संपर्क बनाए हुए थे। कैप्टन स्मिथ ने अपने जहाज को न छोड़ने का फैसला किया
जैसे ही जहाज का आगे का हिस्सा पूरी तरह से पानी में समा गया, एक शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे जहाज पर अंधेरा छा गया। अटलांटिक ओशियन लोगों की चीखों से गूंज रहा था। जहाज का पिछला हिस्सा पूरी तरह से हवा में खड़ा हो गया और दबाव इतना बढ़ गया कि टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। रात के 2:20 पर RMS टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया। कभी न डूबने वाला कहा जाने वाला जहाज महज 2 घंटे 40 मिनट में समुद्र की असीम गहराई में चला गया। जो 1500 से अधिक लोग टाइटैनिक पर बचे थे, उनमें से कुछ जहाज के साथ डूब गए और कुछ को समुद्र के बेहद ठंडे पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। कैप्टन स्मिथ आखिरी पल तक अपने जहाज पर डटे रहे। टाइटैनिक के डूबने के लगभग 2 घंटे बाद अगली सुबह कारपेथिया जहाज बचे हुए लोगों को बचाने के लिए पहुंचा, लेकिन केवल 706 लोग ही इस भयंकर हादसे में जिंदा बच पाए। 3 दिन बाद 18 अप्रैल 1912 को रात 9:30 बजे कारपेथिया न्यूयॉर्क पहुंचा, जहां 40,000 लोग भारी बारिश के बीच उनका इंतजार कर रहे थे। इस हादसे के बाद कई ऐसे सवाल खड़े हुए जिनका जवाब लोग आज भी खोज रहे हैं। लेकिन जब इस घटना की जांच की गई तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। जब टाइटैनिक डूबा था तब उस पर सवार हर एक व्यक्ति को बचाया जा सकता था, क्योंकि टाइटैनिक से केवल 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज मौजूद था जो समय पर आकर सहायता कर सकता था। ये वही कैलिफोर्नियन जहाज था जिसने टाइटैनिक को आखिरी बार आइसबर्ग की चेतावनी दी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कैलिफोर्नियन जहाज टाइटैनिक की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा, जबकि उन्हें आसमान में छोड़ी गई फ्लेयर्स भी दिखाई दे रही थीं? जांच में यह सामने आया कि आइसबर्ग के खतरे को देखते हुए कैलिफोर्नियन जहाज ने रात में आगे बढ़ने का जोखिम न लेने का फैसला किया और वहीं ठहर गया। और उन्होंने रात में अपने वायरलेस रेडियो को भी बंद कर दिया था, जिससे उनको टाइटैनिक का कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव ही नहीं हो पाया। जब कैलिफोर्नियन के क्रू ने टाइटैनिक से छोड़े जा रहे रॉकेट्स और फ्लेयर्स को देखा तो उन्होंने तुरंत अपने कप्तान स्टैनली लॉर्ड को इसकी जानकारी दी। स्टैनली लॉर्ड ने अपने क्रू को मोर्स लैंप के जरिए टाइटैनिक को संकेत भेजने के लिए कहा और कैलिफोर्नियन का क्रू लगातार मोर्स लैंप से टाइटैनिक को सिग्नल भेजता रहा। लेकिन शायद टाइटैनिक पर इतनी अफरा तफरी मची हुई थी कि किसी ने कैलिफोर्नियन से आ रहे इन मोर्स सिग्नल्स पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल उस समय इस प्रकार के लैंप्स और डॉट्स के जरिए एक जहाज से दूसरे जहाज से संपर्क करने के लिए मोर्स कोड का इस्तेमाल किया जाता था। अगर कैलिफोर्नियन जहाज का रेडियो चालू होता तो शायद इस दुर्घटना में इतनी जानें नहीं जाती। टाइटैनिक के इस भयानक हादसे के बाद साल दर साल बीतते गए, लेकिन एक सवाल जो लोगों को लगातार परेशान कर रहा था वह यह था कि जिस जहाज को कभी न डूबने वाला कहा जाता था वह आखिर कैसे डूब गया। इस सवाल का जवाब तभी मिल सकता था जब टाइटैनिक का मलबा ढूंढा जाता। कई सालों तक अटलांटिक महासागर में खोजबीन की गई, लेकिन महासागर ने टाइटैनिक को अपनी गहराइयों में इस तरह छुपा रखा था कि उसका मलबा किसी को मिल ही नहीं रहा था। RMS टाइटैनिक के मलबे को ढूंढते ढूंढते 70 से अधिक साल बीत गए। फिर 1 सितंबर 1985 में पहली बार टाइटैनिक के मलबे की झलक देखने को मिली। अमेरिकन ओशनोग्राफी स्पेशलिस्ट रॉबर्ट बैलार्ड वह व्यक्ति थे जिन्होंने टाइटैनिक के मलबे को खोज निकाला। जब से टाइटैनिक का मलबा मिला है तब से लेकर आज तक उस पर कई बार खोजबीन की जा चुकी है, लेकिन टाइटैनिक के मलबे पर किए गए रिसर्च ने अंततः इस रहस्य को सुलझा ही दिया कि यह अनसिंकेबल माना जाने वाला जहाज क्यों और कैसे डूबा। ओशनोग्राफी के होश उड़ गए जब उन्होंने टाइटैनिक के मलबे को देखा, क्योंकि टाइटैनिक समुद्र के बॉटम में 2 हिस्सों में टूटा पड़ा है। जहाज का आगे का हिस्सा अच्छी कंडीशन में था, जबकि पिछला हिस्सा इतनी बुरी हालत में था कि उसे देखकर यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि यह टाइटैनिक का ही भाग है। ये हिस्सा फ्रंट वाले हिस्से से लगभग 2000 फीट की दूरी पर पाया गया। गहन जांच के बाद यह पता चला कि जब टाइटैनिक का निर्माण किया गया था तो इसके ढांचे को मजबूती देने के लिए जिन रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया था वे स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की थी। जहाज बनाने वाली कंपनी ने यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की कोशिश की। आपको बता दूं कि रिवेट्स का इस्तेमाल वेल्डिंग में किया जाता है। अब चूंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इस वजह से जिस जगह पर आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया उस जगह के रिवेट्स प्रेशर पड़ने की वजह से खुल गए और आपस में जुड़ी प्लेट्स अपनी जगह से खिसक गई, जहाँ से पानी को अंदर घुसने का रास्ता मिल गया। इसके अलावा टाइटैनिक के बेस यानी निचले हिस्से में आग भी लगी हुई थी। ये आग टाइटैनिक के समुद्र में यात्रा करने से पहले से ही लगी हुई थी और इस बात का जीता जागता सबूत है
टाइटैनिक की यात्रा से पहले लिए गए फोटोज। इन फोटोज में जलने का ब्लैक स्पॉट साफ देखा जा सकता है। इस आग ने टाइटैनिक के उस हिस्से को 70% तक कमजोर कर दिया था और बदकिस्मती से आइसबर्ग भी उसी जगह टकराया था जो जगह पहले से ही कमजोर हो चुकी थी। इन दोनों कारणों की वजह से जहाज में आसानी से छेद हो गया और पानी जहाज के वाटर टाइट कंपार्टमेंट में घुस गया और कभी न डूबने वाला जहाज अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया। आज टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराइयों में वातावरण से लड़ाई लड़ते हुए अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है और ऐसा माना जाता है कि आने वाले कुछ सालों में समुद्र से टाइटैनिक के यह निशान भी गायब हो जाएंगे। टाइटैनिक की यह घटना सच में एक दिल दहला देने वाली घटना थी। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल एक जहाज की कहानी थी, लेकिन धरती पर एक ऐसी रहस्यमय जगह भी है जहां सैकड़ों शिप्स और प्लेन्स समुद्र में डूबकर गायब हो जाते हैं और फिर दोबारा कभी नहीं मिलते। इस जगह के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने है इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलता हूँ।